नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। जिस देश में हर 4 में से 3 कैदी अपने मुकदमों में फैसलों का इंतजार कर रहे हों, जहां कोर्ट में चल रहे मुकदमों में तारीख पर तारीख ऐसे कैदियों पर भारी पड़ती हो, जहां जेल की सलाखों के पीछे ऐसे अधिकतर कैदी छोटे मोटे मामलों में ही अभियुक्त हों, वहां अगर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में सजा पाए किसी मुजरिम को कभी फरलो तो कभी पैरोल पर जेल से छोड़ा जाता हो, तो वहां पर सवाल उठेंगे ही। हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की, जिसे 2 महिला अनुयायियों के रेप के आरोप में 20 साल की सजा मिली हुई है। इसके अलावा उसे हत्या के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भी मिली हुई है। राम रहीम मंगलवार को हरियाणा की रोहतक की सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो पर बाहर आ गया। यहां से वो सीधा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में अपने आश्रम चला गया। गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई अनुयायी बताए जाते हैं। इससे पहले राम रहीम अलग अलग कारणों से 5 बार फरलो और पैरोल पर बाहर ऑलरेडी आ चुका है। इनमें से एक बार भी उसे अपनी मां की बीमारी की वजह से अपील की थी। सच्चा सौदा के इस प्रमुख को इतनी जल्दी पैरोल और फरलो मिलने पर कई बार सवाल खड़े होते हैं। पैरोल और फरलो, इन 2 शब्दों को समझिए, आगे मैं विस्तार से इसका अंतर भी बताने वाला हूं। इस फरलो का मतलब है, जो इस बार मिला है, कि राम रहीम 8वीं बार जेल से बाहर आया है, 8वीं बार। और एक खास बात यह है कि गुरमीत राम रहीम जब भी फरलो या पैरोल पर बाहर आता है तो अक्सर उसके आसपास कोई ना कोई चुनाव हो रहा होता है। और जैसा कि हमने बताया कि उसके उत्तर भारत के कई राज्यों में लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। यही वजह है कि उसके जेल से बाहर आने पर हर बार सवाल उठते हैं, और ये सवाल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उठाती है। उसके पीछे की भी कहानी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन देखते हैं कि अभी तक जितनी बार राम रहीम बाहर आया है तो क्या हुआ है। तारीखों को ध्यान से देखिएगा। 20 नवंबर 2023 यानी अभी राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, और इस वक्त राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मूलतः राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके का रहने वाला है राम रहीम, और उस इलाके से इसके डेरे के बहुत से अनुयायी भी हैं। इसके पहले 19 जुलाई 2023 को राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली, तब हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाले थे। 22 जनवरी 2023 को राम रहीम 40 दिनों की पैरोल पर बाहर आया था। 14 अक्टूबर 2022 को राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी, और उस दौरान हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां थी। 17 जून 2022 को राम रहीम को 30 दिन का पैरोल मिली, तब हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव थे। 7 फरवरी 2022 को राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलती है, तब उसके आसपास पंजाब में विधानसभा चुनाव थे। मई 2021 में राम रहीम अपनी बीमार मां से मिलने 1 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। अक्टूबर 2020 में राम रहीम को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली, तब भी हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव थे। गुरमीत राम रहीम अगस्त 2017 से हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। अगस्त 2017 से करीब 6 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। उसे 3 बार बेहद गंभीर मामलों में दोषी भी ठहराया जा चुका है। वो मामले भी आपको बता देते हैं। 25 अगस्त 2017 को उसे पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 2 महिला अनुयायियों के बलात्कार के केस में 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 17 जनवरी 2019 को उसे सीबीआई कोर्ट ने एक पत्रकार रामचंद्र प्रजापति की 2002 में हुई हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा याफ्ता है, सजा काट रहा है। इसके बाद 18 अक्टूबर 2021 में डेरा के एक पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के केस में भी राम रहीम को विशेष सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इतने गंभीर मामलों में आरोपी होने के बावजूद गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने आरोप लगाया है कि गुरमीत राम रहीम के गंभीर अपराधों के बावजूद उसे लेकर सरकार बार बार उदार दिखती है, और इससे सिख समुदाय में अविश्वास का माहौल बन रहा है। सरकार के राजनीतिक हितों के आगे राम रहीम के गंभीर अपराधों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो देश के हित में नहीं है।
इससे पहले गुरमीत राम रहीम को पैरोल के खिलाफ एसजीपीसी की एक याचिका पर इसी साल मार्च में पंजाब सरकार ने भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अक्सर पैरोल या फरलो मिलना राज्य में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। इस मुद्दे पर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कहा कि वो खूंखार कैदियों की श्रेणी में नहीं आता है और उसे सीरियल किलर नहीं माना जा सकता। ये तब है जब हत्या के 2 मामलों में राम रहीम दोषी साबित हो चुका है। इसी मुद्दे पर हमने बात की पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। राम रहीम को पैरोल और फरलो मिलने पर वो बहुत नाखुश हैं। हमने पहला सवाल जो मैं जानना चाहूँगा आपसे वो यही था कि बार बार उनको पैरोल मिल जा रही है, फरलो अभी मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारी जो हिंदुस्तान की राजनीति का एक गंदा चरित्र जो है वो लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं और एक बार फिर हमारे सामने है कि किस तरीके से एक धर्म के नाम पर एक बड़ा साम्राज्य चलाने वाला एक क्रूर व्यक्ति, जिसको हमारी न्यायपालिका ने सलाखों के पीछे भेजा और लगातार सलाखों के पीछे भेजने से पहले भी जो फायदे पहुंचाए गए उसको, और उसके बाद भी अब लगातार जिस तरीके की कोशिशें जारी हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी राजनीति का एक विभत्स चेहरा जो है वो हमारे सामने है कि वो कैसे एक बलात्कारी को, एक कातिल को, एक क्रूर अपराधी को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस तरीके से वो फायदे पहुंचाते जा रहे हैं। वो ये भी नहीं देखते कि हमारी न्यायपालिका ने 4 मामलों में उससे सजा सुनाई है और उसके बावजूद इस तरीके की राजनीति जो है इस मामले में हावी है। अब अंशुल, ये भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बार बार पैरोल या फरलो मिल जाना, राम रहीम को 8 बार मिल चुकी है, ये क्या दिखाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में इन मामलों में मैं अगर शुरुआत से जिक्र करूं तो 2002 में 21 नवंबर को हमारे पिताजी का कत्ल हुआ। 24 अक्टूबर 2002 को उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ था। उससे पहले डेरा सच्चा सौदा का एक बड़ा साम्राज्य है जिसके खिलाफ उन्होंने लिखना शुरू किया, जिसके काले कारनामों के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। ये उसके बाइक बाद छोटी उनको होनी थी, छोटी नहीं हुई क्या? लगातार जान से मारने की धमकियां और कई तरह के डराने की कोशिश की गई, प्रलोभन दिए गए, लेकिन जब वो नहीं हटे तो अल्टीमेटली उनके ऊपर अटैक हुआ। और उसके बाद इस पूरे मामले को हमने अदालतों की मार्फत इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और उसी अखबार को जिसको हमारे फादर छाप रहे थे, उस अखबार के मार्फत हमने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया और उसके काले कारनामों को उसी तरह से उजागर करना जारी रखा। लेकिन तब से लेकर आज तक गुरमीत राम रहीम ने अपने धन बल और अपने जन बल के बूते उसने भरसक प्रयास किया इन मामलों को दबाए रखने का, इन मामलों के ट्रायल को, इनकी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने का भरपूर कोशिश की गई। और आज जब वो हमारी न्यायपालिका ने एक लंबी सुनवाई के बाद, जब उन न्यायपालिका ने भी ये साबित कर दिया, एक मोहर लगा दी कि गुरमीत राम रहीम एक बलात्कारी है, एक कातिल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और मैक्सिमम सजा उस व्यक्ति को सुनाई गई है हमारी न्यायपालिका द्वारा। लेकिन हमारा जो हमारी विधायिका है, हमारा सरकारी तंत्र है, वो आज भी जुटा हुआ है हमारी न्यायपालिका के मुंह पर तमाचा मारने में कि आप जितना मर्जी कोशिश करें, एक बलात्कारी को, कातिल को सजा सुनाएं, लेकिन जब उसको फायदा पहुंचाने की बात आएगी तो हम लोग अपने हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, और वो आज भी अपना रहे हैं। अंशुल, कोर्ट से पैरोल या फरलो मिलती है और हम सब जानते हैं कि कैदी का अधिकार होता है पैरोल मिल जाना या फरलो मिल जाना। आप कैसे सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, या आप कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं आपकी कुछ हद तक। पूरी तरह से सहमत इसलिए नहीं हूं कि एक व्यक्ति के, एक कैदी के भी अधिकार होते हैं। ये बात हर जगह हर बार हमारे सरकारी
जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके द्वारा भी कही जा रही है। गुरमीत राम रहीम को डिफेंड किया जा रहा है यही बातें कह करके, कानूनों का हवाला दे करके। और लेकिन ना, गुरमीत राम रहीम जैसे व्यक्ति को उन कानूनों का फायदा नहीं दिया जा सकता जिन कानूनों को उसने लगातार हमारे सिस्टम को ताक पर रखा। पिछले 20 सालों से लगातार आप देख रहे हैं कि कितनी बार कितनी दफा उसने अपनी चमड़ी बचाने के लिए अपने लोगों का इस्तेमाल किया। हमारे सिरसा शहर ने सैकड़ों दिन, दसियों दसियों दिन लगातार, बीसियों बीसियों दिन कर्फ्यू की मार झेली। उसके पीछे वजह सबसे बड़ी यही थी। और मैं ये बात कहूं कि सार्वजनिक संपत्ति को, अरबों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। आपने 2017 का नजारा देखा, 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में क्या हुआ, सिरसा में क्या हुआ। उससे पहले हम लोग इस तरह का नजारा कई बार देख चुके हैं, सिरसा के अंदर, हरियाणा, पंजाब के सड़कों पर देख चुके हैं। तो उस व्यक्ति ने कानून को कभी माना नहीं, कानून को कभी समझा नहीं। उसने कानून का हमेशा धज्जियां उड़ाई, मजाक उड़ाया। और अब जब कानून ने उसके ऊपर शिकंजा कसा तो उसी कानून की दुहाई दी जा रही है कि हर एक कैदी का एक अधिकार होता है। नो डाउट कि हर एक कैदी का अधिकार होता है, लेकिन ये वो कैदी हैं जो किसी एक आधे मामले में सजा याफ्ता हैं, जिनको पैरोल या फरलो दी जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि गुरमीत राम रहीम एक हार्डकोर क्रिमिनल है। जिस व्यक्ति ने दो दो बलात्कार के मामले में, दो दो हत्याओं के मामले में वो सजा याफ्ता है। और इसके अलावा एक नपुंसक, साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला अभी हमारी आज पंचकुला स्थित अदालत के अंदर विचाराधीन है, अंडर ट्रायल है। इसके अलावा पंजाब के अंदर जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का मामला है, वो मामला भी अभी अंडर ट्रायल है। तो इस तरह के कई सारे मामले हैं जो अभी अंडर ट्रायल हैं। और चार मामलों में उसे सजा हो चुकी है। अभी भी हमारी सरकार और हमारा तंत्र जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि वो व्यक्ति एक हार्डकोर क्रिमिनल है। तो हमें हार्डकोर क्रिमिनल की डेफिनेशन समझाई जाए कि आखिर हार्डकोर क्रिमिनल होता क्या है। उसका मुंह कुछ अलग तरह का होता है, उसकी शक्ल कुछ अलग तरह की होती है, या वो अपने कारनामों की वजह से हार्डकोर पहचाना जाता है, ये समझाया जाए। शुक्रिया, शुक्रिया अंशुल, और आपका फ्रस्ट्रेशन समझ में भी आता है। अब सवाल यह है कि क्या किसी आम कैदी को इस तरह से पैरोल या फरलो मिल सकती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश की जेलों में 31 दिसंबर 2021 तक 4,20,000 से ज्यादा कैदी थे। इनमें से कितने कैदियों को इस तरह की राहत मिलती होगी? इसी मुद्दे पर हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से। हमने उनसे पूछा कि क्या इस तरह से फरलो या पैरोल गरीब कैदियों को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, या फिर यह सिर्फ प्रभावशाली लोगों को ही आसानी से मिलती है। देखिए, जहां तक आम आदमी का सवाल है, अगर आम आदमी को पैरोल या फरलो मिलता है तो वो आपकी नजर में नहीं आता है, उसको मीडिया डिस्कस नहीं करती है। लेकिन हाँ, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से ज्यादा पैरोल और फरलो ज्यादा मिलता है इम्पोर्टेंट और वैसे प्रतिष्ठित लोगों को, जो कि जेल सेंटेंस करते रहते हैं, जैसे राम रहीम जैसे लोग। आपको याद होगा संजय दत्त को भी 146 दिन मिला था। तो इसलिए इस तरह का जो मिलता है ज्यादा, उनको उनको उन्होंने उसी बीच में फिल्म शूटिंग की, उसी पैरोल या फरलो के बीच में। बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि जो ये पैरोल या फरलो जो है ना, इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप तो है ही नहीं। इसलिए जिसको सरकार में जिसकी पहुंच है, जो सरकार में जो जिसकी जान पहचान है, वही उसी को मिल पाता है। और इसलिए ये जो है वो सिर्फ बड़े आदमी को मिलके रह जाता है। आम आदमी सरकार में किसी के पास पहुंच नहीं पाता जो उसको पहचानता हो और जो उसके उसके अधिकार को समझने के लिए तैयार हो। एक सिस्टम बनना चाहिए जहां पर कि एक पैरोल पे कोई एक बोर्ड बनना चाहिए जो हर कैदी के लिए डिसाइड करे और तय करे कि किसको पैरोल पे जाना है और किसको वापस आना है, फरलो किसको जाना है, किसको वापस आना है। तो अगर ये सिस्टम बन जाएगा तो शायद गरीब आदमी को ही मिल पाएगा। लेकिन अभी आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सरकार के लेवल पे मिलता है तो सरकार उन्हीं को देती है जिनकी सरकार में पहुंच होती है। और इसलिए ये एक तरह से ये जो राइट है, इसका एक जो आम आदमी के लिए उल्लंघन होता ही रहता है हमेशा जेल द्वारा। क्योंकि जेल से रिहाई चाहे पैरोल में मिले चाहे फरलो में मिले, वो वहाँ की राज्य सरकार के
अधीन में होता है, वहाँ की पुलिस तय करती है, वहाँ का जेलर तय करता है। तो जाहिर तौर पर बहुत बहुत सारे मामलों में जो रसूखदार लोग होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है इस तरह के नियमों का। यही बात विकास सिंह साहब कह रहे थे। कैदियों को राहत देने के जो दोनों तरीके हैं, पैरोल और फरलो, उसमें राम रहीम को इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा मिलता रहा है। इन दोनों में अंतर क्या है, एक नज़र डाल लेते हैं कि पैरोल और फरलो में किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 432 के तहत ये दोनों ही प्रावधान कैदियों के लिए सुधारात्मक प्रक्रिया के तौर पर हैं ताकि उन्हें समाज से जोड़े रखा जा सके और वो समाज के लिए और ख़राब साबित ना हो। जेल की व्यवस्था को मानवीय बनाने के लिए इन राहतों का प्रावधान किया गया है। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं है, जबकि फरलो को कैदी के कानूनी अधिकार की तरह देखा जाता है। पैरोल के तहत हरियाणा में किसी भी कैदी को अधिकतम 1 साल में 10 हफ्ते के लिए जेल से बाहर आने का मौका मिलता है। ये उस कैदी को ही मिल सकता है जिसने अपनी सज़ा का कुछ समय जेल में बिता दिया हो। इसके बावजूद किसी को पैरोल से इनकार भी किया जा सकता है अगर सक्षम अधिकारी को ये विश्वास हो कि कैदी को पैरोल पर छोड़ना समाज के व्यापक हित में नहीं होगा। ये राहत कुछ शर्तों के साथ मिलती है, जिसमें कैदी के व्यवहार को देखा जाता है। इसके अलावा उसे जेल से बाहर आने पर समय समय पर पुलिस को रिपोर्ट भी करना होता है। फरलो के तहत हरियाणा में कैदी को अधिकतम 3 हफ्ते के लिए जेल से बाहर आने का मौका मिलता है, जैसा कि इस बार राम रहीम को मिला है, और वो भी एक ही बार में 3 हफ्ते आपको यूज़ करने होते हैं। वैसे इस मामले में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं। कुछ जगहों पर यह मियाद 14 दिन की भी है। पैरोल का समय कैदी की सज़ा के समय में नहीं गिना जाता, यानी जितने समय कैदी पैरोल पर बाहर रहता है उतना समय उसे बाद में जेल में गुजारना पड़ता है। यानी 10 साल की अगर सज़ा मिली है, 1 महीने पैरोल पर बाहर आया तो उसकी सज़ा 10 साल 1 महीने हो जाएगी। जबकि कैदी को फरलो के मामलों में ऐसा नहीं है। जब वो बाहर निकल कर आता है तब भी उसकी सज़ा काउंट की जा रही होती है, यानी एक तरीके से उसको फ़ायदा ही होता है क्योंकि फरलो में वो बाहर भी है और जेल की सज़ा उसकी कम होती जा रही है। पैरोल छोटे समय की सज़ा में दिया जा सकता है, फरलो लंबे समय की सज़ा पाए कैदियों को दिया जाता है। पैरोल को कई बार दिया जा सकता है, फरलो को देने की सीमा होती है। पैरोल के लिए कैदी को खास कारण देना होता है, जैसे कैदी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, किसी सगे रिश्तेदार की शादी है या किसी सगे रिश्तेदार की गंभीर बीमारी। फरलो समय समय पर बिना किसी कारण के भी दिया जा सकता है और ये जेल में लंबे समय तक रहने से कैदी की मानसिकता में होने वाले असर को कम करने के लिए दिया जाता है। देखिए, पैरोल और फरलो में फर्क ये है कि फरलो देते हैं जहां लंबी कन्विक्शन होती है, जहां लाइफ मतलब 15 साल 20 साल जो लंबा टेन्योर जिसका होता है कन्विक्शन का, और पैरोल मिलता है जहां छोटा कन्विक्शन होता है। पैरोल का टाइम जो है वो मैक्सिमम 30 डेज हो सकता है, फरलो का मैक्सिमम 14 डेज हो सकता है। लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव एक तरह से एक ही है, वो ये है कि जो प्रिजनर है उसको एक कनेक्ट सोसाइटी से कनेक्ट बनाए रखने के लिए कि वो उसको कभी क्रिमिनल लॉ का एक बड़ा भारी एक उद्देश्य ये होता है कि हर कोई कैदी जो है वो बाद में एक नॉर्मल जिंदगी बिता सके। तो नॉर्मल जिंदगी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बिता सकेगा तो उसको नॉर्मल जिंदगी से उसको जुड़े रहने के लिए पैरोल और फरलो मिलना चाहिए उसके कन्विक्शन के दौरान। और इसी ग्राउंड पे या तो पैरोल हो तो छोटा हो 30 दिन का हो और 14 दिन का हो और लंबा हो तो फरलो मिलता है। दोनों का ग्रांट जो है वो एक डिविजनल कमिश्नर करता है, दूसरा एक उससे छोटा अधिकारी करता है। तो इसलिए ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम है, दोनों सरकार ही खुद करता है इसको, इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता। अगर नाम ग्रांट हो किसी को तो भले वो कोर्ट जाते हैं, लेकिन जो ग्रांट करने की जो अधिकार है वो सरकारी अधिकारों के पास ही होता है। दरअसल किसी भी कानून या नियम की खूबसूरती इसी बात में होती है कि न सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो, बल्कि जब कानून लागू किया जा रहा हो तो लागू होता दिखाई भी दे। इस पूरे मामले में राम रहीम को लेकर जो कुछ हरियाणा में हो रहा है उसको देखकर सवाल ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, जवाब बहुत कम मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध की करेंगे। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद 1.5 महीने से चल रही इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक गाजा में 14,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है।
इससे पहले हमास के आतंकी हमले में इजराइल में 1200 लोग मारे गए थे और 240 लोगों को हमास ने अगवा कर लिया था। इजराइल तब से ही हमास पर हमलावर है और अपने बंधकों को छुड़ाने और हमास की ताकत को बर्बाद करने के लिए गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इस युद्ध से दुनिया के तमाम देश चिंता में हैं और इसे जल्द से जल्द रोकने की कोशिशें अब सब जगह से तेज हो चुकी हैं। इन कोशिशों के तहत पहली कामयाबी मिल गई है। इजराइल और हमास गुरुवार सुबह 10 बजे से 4 दिन के युद्ध विराम पर तैयार हो गए हैं। इस दौरान हमास इजराइल के 50 बंधकों को छोड़ेगा और बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद 150 महिलाओं और बच्चों को छोड़ेगा। इजराइल के हमले में तबाह गाजा का नुसरत शरणार्थी शिविर। बीते 45 दिनों में ऐसी तबाही के मंजर आम हैं, लेकिन अब गुरुवार यानी कि 23 नवंबर को स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 10 बजे से युद्ध विराम होने की खबर है। बताया जा रहा है कि हमास ने उन 10 बंधकों के नाम इजराइल को सौंप दिए हैं जिन्हें सबसे पहले रिहा होना है। अगले 4 दिन में 50 बंधकों की रिहाई की बात पर सहमति बनी है। बदले में इजराइल भी अपनी जेलों से 300 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा जिनके खिलाफ हत्या जैसे मामले नहीं हैं। सीज फायर की इस डील को इजराइल की वॉर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि युद्ध विराम की अवधि खत्म होने के बाद हमास पर हमले जारी रहेंगे। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते इसे जारी रखेंगे। हमास जिन 50 बंधकों को छोड़ेगा उनमें महिलाएं और 19 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। हर दिन 12-13 बंधकों को छोड़ा जाएगा। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के दौरान हमास ने करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया था और उन्हें गाजा ले गया था। युद्ध विराम के दौरान गाजा को बड़ी मात्रा में मानवीय मदद भेजी जाएगी। इसमें खाने पीने और जरूरत की दूसरी चीजों के साथ साथ ईंधन भी शामिल होगा। ईंधन की कमी के चलते गाजा में न तो अस्पताल चल पा रहे हैं और न ही लोगों को पीने का साफ पानी मिल पा रहा है। पीएम नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई के लिए भारी दबाव है। बंधकों के परिजनों के नेतृत्व में तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हमास के कब्जे से 4 महिला बंधकों की रिहाई पहले ही हो चुकी है। कतर और मिस्र की कई हफ्तों चली मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम और बंधकों को छोड़ने को लेकर ये सहमति बनी है। अमेरिका ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। रिहा होने वाले 50 बंधकों में 3-4 अमेरिकी नागरिक भी होंगे, ऐसी जानकारी दी गई है। इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि 50 बंधकों की रिहाई हो जाने के बाद वह हर 10 बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम 1 दिन के लिए बढ़ा सकता है। अमेरिका ने युद्ध विराम का स्वागत किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कतर के अमीर और मिस्र के राष्ट्रपति को शुक्रिया कहा है। भारत गाजा तक मानवीय मदद पहुंचने का पक्षधर रहा है और मदद की 2 खेप भी भेज चुका है। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इजराइल हमास के बीच इस युद्ध विराम का दुनिया के कई देशों ने स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे आगे स्थानीय शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस युद्ध विराम का स्वागत किया है। G20 देशों के नेताओं के वर्चुअल सम्मेलन के दौरान आज कहा कि सुनिश्चित करना यह जरूरी है कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई एक क्षेत्रीय लड़ाई के तौर पर ना फैल जाए, जैसा कि अभी आपने सुना। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अल जजीरा चैनल को बताया कि इजराइल की सेना ने गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है। इजराइल का आरोप है कि अस्पताल से हमास के लड़ाके उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं। इजराइल ने गाजा सिटी के एक भीड़ भरे इलाके जबालिया रिफ्यूजी कैंप को भी घेरा हुआ है। यहाँ हमास के लड़ाकों के साथ इजरायली सेना की लड़ाई चल रही है। इन हालात में 4 दिन का युद्ध विराम क्या एक व्यापक शांति की ओर कदम हो सकता है? क्या युद्ध विराम अब इजराइल की भी मजबूरी बन गया था? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खिमराज जांगीड़ जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल जांगीड़ साहब यही है कि
4 दिन के युद्ध विराम से लंबे समय में आपको क्या लगता है कि कुछ फायदा होगा? कैसे आगे शांति का रास्ता खुलेगा? देखिए, ये लंबा तो नहीं हो सकता। इसका बहुत ही सीमित उपयोग है। वो ये है कि इजराइल अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के नाकाम होने के बाद इस डील को बहुत ही पेनफुली एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए, नेतन्याहू के लिए ये जरूरी था कि उनका मिलिट्री ऑपरेशन किसी तरह हमास को मजबूर करे बंदियों को लौटाने के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। 7 से 8 सप्ताह बीतने के बाद ये जो डील हो रही है, इस डील में जो अपर हैंड है, जिसे कहते हैं एडवांटेज, वो हमास का दिख रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री और कई और नेताओं ने कहा है कि इसका मतलब युद्ध विराम नहीं होगा। ये बस कुछ वक्त के लिए, जब तक 4 दिनों में ये बंदी छोड़े जाएंगे, तब तक के लिए एक तरह से आप क्या कहेंगे, एक ट्रस है, एक हल्का सा ठहराव है लड़ाई में। इस पूरे संकट के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए अपने देश में स्थिति काफी गंभीर भी हो गई है। क्या उनके ऊपर दबाव है? अंदरूनी तौर पे नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। ये सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी के गिरने की एक सूरत नहीं है। नेतन्याहू इस हादसे के पहले, 7 अक्टूबर के पहले बहुत अनपॉपुलर थे, और इस बड़ी ट्रेजेडी के बाद उनकी खुद की जो एक क्रेडिबिलिटी और जो उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, वो बहुत 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 कम हो गई है। पर आपने जो बात कही ना कि इजराइल की ये मांग शुरू से ही थी कि वो सीज फायर करने को तैयार हैं अगर हमास बंदी लौटा दे, पर हमास ने देखिए वो मांग नहीं मानी। इतने दिनों में 12,000 के करीब गाजा के लोग मारे गए, और हमास ने उस बात का बिना कोई गुरेज किए कि उनके खुद के लोग मारे जा रहे हैं, इस बात को मानने से मना किया। देखिए, हमास का शुरू से मानना था कि जब उनके हाथ में बंदी लगे तो वो उन बंदियों के जरिए अपनी जो उनके लड़ाके इजराइल की जेलों में बंद हैं पिछले 10 सालों से, उनको छुड़ाना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो सीज फायर करें। तो ये एक तरह से हमास का कहिए अतिवाद या मतलब हिंसा कहिए, कि उन्होंने इस बात को मानने से बहुत पहले ही मना कर दिया था। इजराइल अब इस बात को इसलिए मान रहा है कि अब इजराइल के पास और कोई चारा बचा नहीं है। नेतन्याहू की खुद की साख बहुत गिर गई है। बंदियों के परिवार वालों से उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, पर फिर 2 रात पहले उनको उनके साथ मिलना पड़ा। वो मुलाकात बहुत ज्यादा विवादास्पद रही इजराइल के अंदर। प्रोफेसर जहांगीर, आप तेल अवीव में हैं और वहाँ रह के बता रहे हैं कि किस तरह के हालात में बेन्यामिन नेतन्याहू इस वक्त वहाँ पर हैं। अब अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस पूरे युद्ध को जो इजराइल बनाम हमास का चल रहा है, आप यहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं? क्या कुछ होगा? और गाजा के अंदर इजराइल की आर्मी का जो ऑपरेशन है, ग्राउंड ऑपरेशन, वो महीनों चलने वाला है। 6 महीने नहीं, उसे 12 महीने तक ले जाइए आप। हमास सिर्फ 50 इजरायली बंदियों को छोड़ने को राजी हुआ है। इसके अलावा करीब 22 जो थाईलैंड के वर्कर्स हैं उनको छोड़ा जाएगा, और बाकी इजराइल के जो करीब 250 के करीब लोग बचेंगे, उनको लेके भी हमास के साथ ना बहुत ज्यादा दबाव वाली बातचीत चलती रहेगी कि इजराइल की मिलिट्री हमास को जितना कॉर्नर करेगी उससे दबाव बढ़ेगा। पर हमास मेरे ख्याल से अगले डील में इजराइल से और चीजें मनवाने को तैयार होगा। और मनवाने का मतलब ये नहीं कि वो एक लॉन्ग टर्म सीज फायर करवा पाए। मनवाने का मतलब है कि वो इजराइल से और अपने लड़ाके छुड़वाने की बात करेगा। अभी देखिए 150 के करीब हमास के जो बंदी हैं इजरायली जेलों में, वो छोड़े जाएंगे। तो इस डील के 2 मायने हैं। 50 इजरायली छोड़े जाएंगे, हमास के 150 लोग इजराइल छोड़ेगा। इजराइल ये भी बात मान रहा है कि जब 4 दिनों में ये सीज फायर रहेगा, तब किसी तरह का एरियल सर्विलेंस
गाजा में नहीं रहेगा। हमास की ये मांग 2 सप्ताह पहले आई थी। उन्होंने कहा था कि जब ये हम सौदा करेंगे, हम नहीं चाहते कि आप अपने एरियल ड्रोन्स को एक्टिवेट रखें गाजा में। उनको सबसे बड़ा डर ये है कि जब वो बंदियों को बाहर लाएंगे, जब वो बंदियों को एक जगह लाके छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो कहीं पकड़े न जाएं या उनके आने का रास्ता न पकड़ा जाए, क्योंकि बाकी बंदी तो गाजा में ही है। ये बात तो मतलब बहुत साफ तौर पे सबको मालूम है। जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर तनाव अभी भी बना हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों के फंसे हुए 250 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। मजदूरों को निकालने की कोशिश अंतिम चरण में है। सुरंग में करीब 57 मीटर में मलबा गिरा हुआ है, जिसके दूसरी ओर मजदूर फंसे हुए हैं। ऑगर मशीन से अब तक करीब 45 मीटर मलबे को ड्रिल कर उसमें पाइप डाला जा चुका है और अगले कुछ घंटों में जो बचा हुआ 10-12 मीटर का रास्ता है वो भी पाइप डालकर पूरा किया जा सकता है, अगर कोई तकनीकी दिक्कत या कोई नई प्राकृतिक आपदा ना आई तो। 800 मीटर के स्टील पाइप मलबे के बीच से डाले जा रहे हैं और जब ये दूसरी ओर पहुंच जाएंगे तो इसके भीतर से मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। ये पाइप इतना बड़ा है कि कोई भी व्यक्ति उसके अंदर बैठ के आसानी से एक पार से दूसरी पार जा सकता है। मजदूर वैसे तो इसके अंदर घुटनों के बल चलकर आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे स्ट्रेचर्स भी तैयार किए गए हैं जिनके नीचे व्हील लगाए गए हैं। ज़रूरत पड़ी तो उस तरफ फंसे हुए मजदूर हैं उनको इन स्ट्रेचर्स पर लिटाकर बाहर खींच लिया जाएगा, क्योंकि 10-12 दिन से वो अंदर हैं, वीकनेस आ गई होगी, ना चल पाएँ, तो इसीलिए व्हील वाले स्ट्रेचर्स तैयार कर लिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर बचाव के काम का जायजा लिया है। मजदूरों को अंदर कैमरे के जरिए देखा जा रहा है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। मजदूर जब बाहर निकलेंगे तो उनके लिए मेडिकल के इंतजाम भी प्रशासन ने पूरे लगभग कर लिए हैं। बाहर एम्बुलेंस तैयार है, ज़रूरत पड़ी तो मजदूरों को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल भी लाया जाएगा। एम्स में भी तैयारियां कर ली गई हैं। वहां की ताज़ा स्थिति क्या है बता रहे हैं मेरे सहयोगी किशोर रावत। इंतज़ार की घड़ी थोड़ा सा अब बढ़ी है। अच्छा, बढ़ गई है। इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन आज रात ही जो कुछ होगा और इनको जल्दी से यहाँ से रेस्क्यू कर मेडिकल जो टीमें हैं वो वहाँ पर जो चिन्याली सौड़ में एक 41 बेड का हॉस्पिटल बना है उसमें वहाँ पर इनको ले जाएंगे। ये कहाँ है जगह? चिन्याली सौड़ यहाँ से अप्रॉक्स लगभग 35 किलोमीटर दूर है। ये बेसिकली देहरादून टिहरी का जो रास्ता है उस रास्ते पे है और वहाँ पे एयर स्ट्रिप है जहाँ पे अभी हरकुलिस विमान से मशीन उतरी थी, अमेरिकन ऑगर, जिसने सबसे अच्छा काम दिखाया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, अभी एनडीआरएफ की टीम अंदर गई है, एसडीआरएफ है साथ में, पैरामेडिक्स है, ऑक्सीजन है, वहाँ पर स्ट्रेचर्स है। स्ट्रेचर भी थोड़ा सा उन्होंने उसमें व्हील्स लगा रखे ताकि अंदर से वो आए, क्योंकि थोड़ा 60 मीटर्स का पैच रहेगा तो उसमें लोगों को आने में दिक्कत होगी। वो टीम अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद वो टीम वहाँ पर देखेगी कि जो सबसे पहले बीमार है, कमज़ोरी है या किसी को दिक्कत है, उसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे और उनको हार्नेस जो होता है उससे खींचेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। 41 लोग हैं और जब उनको निकलने का समय हो, क्योंकि 11वां दिन है, हो सकता है कि ये 12वें दिन का स्टार्टिंग पे ये बाहर निकले, हो सकता है अभी, लेकिन फिलहाल कोशिश जारी है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए सीक्वेंस रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी को निकलने की जल्दी होगी और ऐसे में चोट लग सकती है। और यही वजह है कि अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जाएंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है वो वहाँ जाकर उनको चेक करेंगे, पैरामेडिक्स भी होंगे, उसके बाद 1 बाय 1 उनको निकालेंगे। वो जो टाइमिंग है 60 मीटर की निकलने की, उसमें उनको जितनी जल्दी रेस्क्यू करके निकालना है वो सबसे मेन रहेगा। टाइमिंग का मेन है, क्योंकि टाइमिंग जैसे बढ़ेगी इस चीज़ से निकालेंगे उनको। आप सुन रहे थे हमारे दो सहयोगी मोहम्मद गजाली और किशोर रावत की बातचीत, समझाने के लिए वहाँ पे क्या चल रहा है। एनडीटीवी की टीम सबसे पहले वहाँ मौके पर पहुँची थी और लगातार बीते 11 दिनों से हर पल की जानकारी किशोर और गजाली आप तक पहुँचा रहे हैं। सिलक्यारी की सुरंग में हुआ ये हादसा कई बड़े सवाल करता है। परियोजनाएं बड़ी हों तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। दरअसल बड़ी परियोजनाएं बड़ी सावधानी की मांग करती हैं और हिमालय जैसे संवेदनशील इलाके में तो ऐसी परियोजनाओं के काम में और भी संवेदनशील होने की ज़रूरत होती है।
सिलक्यारा में हुआ सुरंग हादसा सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे कई वाकये बीते कई सालों में सामने आए हैं, देश में भी और विदेशों में भी। कई तो इतने बड़े थे कि उनमें बचाव का काम बहुत ही जटिल था। कई पुराने लोगों को 1989 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर कोलियारी का हादसा याद होगा, जहां पानी से भरी खदान के अंदर 65 मजदूर फंस गए थे। उन्हें निकालने का काम भी बहुत जटिल रहा था। जून 2018 में थाईलैंड की एक गुफा का मामला तो ताज़ा है। यहाँ थामलुआंग की एक गुफा में जूनियर फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और कोच फंस गए थे। ये टीम खेलने के बाद ऐसे ही मज़े में थामलुआंग की इस गुफा के भीतर चली गई, ये देखने के लिए कि गुफा कितनी गहरी है, कहाँ तक जाती है। अंदर तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही सकरा था, लेकिन इस बीच बाहर भारी बारिश हो गई और गुफा को जाने वाली संकरी सुरंग पानी में डूब गई। उस संकरी सुरंग से इन खिलाड़ियों को निकालने का काम बहुत ही मुश्किल था और पूरी दुनिया की निगाहें अगले कई दिनों तक इस घटना पर लगी रहीं कि इस बच्चों की टीम को कैसे बचाया जाए। दुनिया भर के विशेषज्ञों और गोताखोरों की मदद से जैसे तैसे सभी को उस वक्त बाहर सुरक्षित निकाला जा सका था। उत्तरी थाईलैंड का चिरांग राय इलाका, थामलुआंग गुफा, लगातार बारिश, संकरी गुफा जिसमें बारिश का पानी भर रहा था। इस जगह से जहां अंदर जाने में एक्सपर्ट गोताखोरों को इतनी परेशानी हो रही है, वहां से 4 किलोमीटर अंदर एक छोटी सी जगह पर वाइल्ड बोर जूनियर फुटबॉल टीम के 12 बच्चे और उनका कोच 2 हफ्ते तक फंसे रहे। वो 23 जून को इस गुफा में घुसे और फिर पानी से भागते हुए फंस गए और घुप अंधेरे में बिना खाना पानी के मदद आने का इंतजार करते रहे। गुफा के बाहर पड़ी उनकी बैग और सैंडल ने तो 24 जून को ही उनका पता बता दिया था, लेकिन पानी के कारण 3 जुलाई को ही लोग उन तक पहुंच पाए। उन्हें मेडिकल मदद दी गई, खाना पानी और ऑक्सीजन भी। उन्हें बाहर निकालने का हर रास्ता सोचा गया, लेकिन बारिश और गुफा में बढ़ते पानी के बीच सबसे खतरनाक रास्ते के अलावा कोई चारा न रहा। बच्चे गुफा के 4 किलोमीटर अंदर थे, अधिकतर रास्ते में पानी था और गुफा ऊपर नीचे भी। एक जगह तो इतनी संकरी कि रेंग कर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस रास्ते से होते हुए एक और बड़ी गुफा तक पहुंचने के बाद ही बाहर निकल पाते, लेकिन 11 से 16 साल तक के इन बच्चों में से अधिकतर को गोताखोरी तो दूर तैरना तक नहीं आता था। लेकिन खराब होते मौसम और तूफान की आशंका ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अमेरिका से आए गुफा में गोताखोरी के माहिर जानकारों ने प्लान बनाया। गोताखोर अंदर जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास हो जिनसे बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे, और रस्सी का सहारा लेते हुए इस मटमैले पानी के अंदर से उन्हें एक एक कर बाहर ले आएं। मैं उन सभी 10,000 लोगों की टीम को सेना, नेवी, वायुसेना, सरकारी डिपार्टमेंट और स्थानीय मदद करने वालों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने 17 दिन तक बचाव में मदद की। वैसे इन 12 बच्चों को बचाने के लिए जिस तरह सारी दुनिया जुटाई, उससे पता चलता है कि इंसानियत किसी भी सरहद से बड़ी होती है। एलन मस्क उनके लिए छोटी सी पनडुब्बी बना रहे थे और फीफा के अध्यक्ष ने उन्हें फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखने का न्योता दे रखा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर की ओर। कर्नाटक में कांग्रेस अपनी फैलाए जाल में उलझ गई है। यह खबर कांग्रेस को शायद परेशान करेगी। राहुल गांधी जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, तो वही कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार का मंत्रिमंडलीय जाति गणना के मुद्दे पर बंट गया है। वोकलिंगा समाज की तरफ से एक पत्र मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को दिया गया है, इस मांग के साथ कि कास्ट सेंसस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाए। इस पत्र पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भी हस्ताक्षर है। डीके का कहना है कि मामला वोकलिंगाओं के स्वाभिमान का है और वो खुद भी वोकलिंगा समाज से ही। सिद्धरमैया सरकार की कैबिनेट का मतभेद इस पत्र से खुलकर सामने आ गया है। ये पत्र वोकलिंगा समाज की तरफ से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लिखा गया है, इस मांग के साथ कि सिद्धरमैया सरकार जातीय जनगणना को खारिज करे। इस पत्र में राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का भी हस्ताक्षर है। डीके शिव कुमार अपने रुख पर कायम है।
मुझे हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहिए? दूसरे मंत्री भी मौजूद थे। मैं वहां राजनीति को अलग रखकर गया था क्योंकि सवाल मेरे समाज की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। पहली बार किसी मंत्री ने खुलकर कास्ट सेंसस का विरोध किया है। हालांकि सिद्धरमैया मंत्रिमंडल के कई मंत्री इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के विरोध में हैं, खासकर लिंगायत और वोकलिगा, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में अनुसूचित जाति और मुस्लिमों की आबादी लिंगायतों और वोकलिगाओं से ज्यादा दर्ज की गई है। ओबीसी कमीशन ये रिपोर्ट इस महीने या अगले महीने सिद्धरमैया सरकार को सौंपेगा। अपने कैबिनेट के मंत्रियों के विरोध से सिद्धरमैया भी दबाव में है। उप मुख्यमंत्री ने मुझसे जातीय जनगणना के बारे में बात नहीं की है। एक पत्र मुझे भेजा गया है। जातीय जनगणना रिपोर्ट आने के बाद इस पत्र पर मैं विचार करूंगा। सिद्धरमैया ने अपने पहले टर्म में मुख्यमंत्री रहते हुए 2015-2016 में कास्ट सेंसस करवाया था, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने इसे लागू करने की हिम्मत अब तक नहीं दिखाई। कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना को सार्वजनिक किए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की राय अलग अलग है, यानी दोनों के बीच मतभेद है। मतभेद सिद्धरमैया कैबिनेट के मंत्रियों के बीच भी है। खासकर लिंगायत मंत्री इसका खासा विरोध कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी चाहे जितनी भी वकालत कास्ट सेंसस की कर ले, यहाँ कर्नाटका में इसे सार्वजनिक किए जाने की संभावना फिलहाल कम दिखती है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। आने वाले हफ्तों में आपको महंगाई कुछ और परेशान कर सकती है। दिल्ली के खुदरा बाजार में प्याज और दालों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। उधर बारिश अनियमित होने की वजह से रबी की फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले घटी है। गेहूं और दलहन की फसलों की बुआई में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। नेफेड की इस मोबाइल वैन पर 25 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए लोग कृषि भवन के बाहर लाइन में लगे हुए हैं। कोशिशों के बावजूद प्याज की सप्लाई डिमांड के मुताबिक सब्जी मंडियों में नहीं पहुंच रही है और खुदरा बाजार में इनकी कीमत ऊंची बनी हुई है। तो आपके इलाके में प्याज का क्या रेट है अभी? सर 90-100 रुपए किलो हमारे यहाँ इलाके में प्याज का रेट है, जिसको हम खरीदने में असमर्थ है। असमर्थ है जी। आप कहाँ से आए थे? गोल मार्केट से। गोल मार्केट। आपके इलाके में प्याज का क्या रेट है? 80-100, 80-90-100। 80-90-100। छोटी प्याज 80 है, बाद बाकी 90-100। 90 है। तो ये कब से ये महंगी है प्याज? ये करीब 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीने से ज्यादा हो गया। पिछले एक महीने में खुदरा बाजार में अरहर, मूंग, चना और उड़द दाल भी महंगी हुई है। किराना दुकानदार मोहित गोयल कहते हैं, थोक बाजारों में दाल की उपलब्धता घट गई है, जिस वजह से खुदरा बाजारों में दाल की कीमतों में तेजी आई है। मोहित, पिछले एक महीने में क्या ट्रेंड रहा है अलग अलग तरह की दालों का? अलग अलग तरह की दालें 15 से 20% रेट बढ़े हैं। जैसे मूंग की दाल 100 रुपए थी, 120 हो गई। अरहर की 140 थी, 160 हो गई। उड़द की 100 थी, 120 हो गई। ऐसे ही कई दालें हैं जिनके रेट बढ़े हैं। तो क्या पहले जिस तरह से आप दाल बेचते थे, क्या उसमें भी कोई असर पड़ा है? हाँ, असर पड़ा है। ग्राहक 1-2 जगह पहले ट्राई करता है, एक बार में नहीं लेता। 1-2 जगह ट्राई करता है, जब उसको पता चलता है महंगी हो गई तब वो लेता है। डायरेक्ट नहीं लेता एक बार में। ओके। और लोग कम भी खरीद रहे हैं पहले से? हाँ, जो 1 किलो 2 किलो लेता है वो 1.5 किलो लेता है। बाकी सबकी पॉकेट पे तो सर आएगा ही। ये महंगाई ऐसे समय बढ़ रही है जब रबी फसलों की बुआई पिछले साल की तुलना में 17 नवंबर 2023 तक घट गई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 17 नवंबर तक 91.02 लाख हेक्टेयर इलाके में गेहूं की बुआई हुई थी। इस साल ये बुआई बस 86.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। यानी गेहूं इस साल करीब 5 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में बोया गया है। दलहन की बुआई भी इस साल 17 नवंबर तक 4.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कम हुई है। जाहिर है आने वाले हफ्तों में महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो सकती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर में आज इतना ही। शुभ रात्रि।